आया हुआ है, उनका पूछना है कि कब तक काम शुरू हो जाएगा, वो संभावित आप इनको तिथि बता दें अभी, क्योंकि जमीन जैसे ही ये जो एक्वायर हो जाएगी उसके बाद इस समय सीमा तय होगा, उससे पहले नहीं बता सकते, लेकिन हम जल्दी से जल्दी इसको करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ये आदेश है। और ठीक शुरू का मैं भूमि अधिग्रहण का भी विषय बचा हुआ है, उसमें कितना समय जमीन एक्वायर, मैंने कहा भी 10% अभी जमीन एक्वायर रह रही है। जमीन एक्वायर के बाद समय सीमा तो उसके बाद टेंडर के बाद ही हम कह सकते हैं। इसमें माननीय सदस्य भी इसमें सहयोग करें, लोकल स्तर पे आप भी सहयोग करें। जहां तक इन्होंने बात कही है कि मरम्मत की बात जो आपने कही है, इसको पहले ही हमने दो एजेंसियों को, अलग अलग एजेंसियों को दे दिया, जिनके नाम बसुई से डंडोटा, डंडोटा से बसाऊपुर और बाऊपुर से अरनोली, पहले दो हिस्सों में 31/3/26 तक और तीसरा 24/5/26 तक ये काम पूरा हो जाएगा। और जो इन्होंने कहा है कि जो जिसका बात की कही है कि मुरम्मत की जिसकी बात कही है, उसके टेंडर भी लगा दिए गए हैं और इसका सुधार का काम भी 30/5/26 तक पूरा हो जाएगा। पहले बाढ़ के कारण ये टूट गई थी, लेकिन मोटरेबल थी, उसको ठीक कर दिया गया था, साधन उस पर चल रहे थे। मैं आपके माध्यम से ही पूछना था कि जो हादसे घट रहे हैं, अब ये काम अगर 2-3 महीने पहले हो जाता, देवेंद्र जी वो प्रक्रिया उन्होंने बता दी। नहीं, ये प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है, नहीं, उन्होंने बता दिया जो आपने पूछा, उन्होंने बता दिया, प्रक्रिया चली हुई। नहीं, उससे आगे क्या है वो नहीं, वो आपका प्रश्न नहीं बनता, सप्लीमेंट्री नहीं बनता। प्रमोद कुमार विज, प्रश्न नंबर 3। अध्यक्ष महोदय, ये मदर और चाइल्ड अस्पताल जो पानीपत में बन रहा है, उस पे सवाल जो किए हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपके ज़रिए से कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 62 करोड़ 37 लाख रुपए एस्टिमेट थी। अब आज तक इस पे कुछ 43 करोड़ 3 लाख रुपए एक्सपेंडिचर हो चुका है। साथ साथ आशा है कि 31 दिसंबर तक ये पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे 100 बिस्तर का अस्पताल बन रहा है, जिसमें सभी आउट पेशेंट्स और इन पेशेंट डिपार्टमेंट होंगे, जैसे ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनोकोलॉजी और पीडियाट्रिक सर्विसेज, लेबोरेटरी के साथ इम्यूनाइजेशन के लिए अल्ट्रासाउंड, एम्बुलेंस, DIC, NRC वगैरह, और ये सभी चीज़ें मदर और चाइल्ड हॉस्पिटल पानीपत में मिलेंगी। धन्यवाद जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने जनप्रिय विकास पर हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि पानीपत में जो विकास की झड़ी लगी हुई है, उसी की कड़ी में जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री ने बताया, उनका भी धन्यवाद है कि ये अस्पताल पूरा होने वाला है। मेरे इसमें 2 सप्लीमेंट्स हैं। पहला तो ये है कि इस अस्पताल का क्या ऑपरेशन थिएटर का टेंडर या वर्क ऑर्डर दिया जा चुका है या नहीं दिया जा चुका, क्योंकि अस्पताल का निर्माण पूरा होने वाला है। और दूसरा ये है कि पानीपत CMO ने आपको एक मंत्री जी को लिस्ट भी भेजी है स्टाफ की और सामान के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो उसकी पोजीशन क्या, वो कब तक उनको उपलब्ध हो जाएगा? जी, सबसे पहले अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगी विधायक जी को कि OT यहाँ 4 मॉड्यूलर OT बनने जा रही हैं, जिन पे काम शुरू हो चुका है। साथ साथ जो भी इक्विपमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी उसका प्रोसेस भी हो रहा है। HMSCL करेगा सारी इक्विपमेंट की प्रोक्योरमेंट, और जैसे ही अस्पताल एक बारी खुल जाएगा, सभी इक्विपमेंट और सभी जो आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे डॉक्टर मिलेंगे, पैरामेडिकल, सभी आज के दिन जो भी हमारा अभी गायनेकोलॉजी वार्ड में आज के दिन पानीपत अस्पताल में है, वो शिफ्ट हो जाएगा वहाँ और कोई कमी नहीं मिलेगी। धन्यवाद। और जी, मैं साथ साथ ये बोलूँगी ज़रूर कि CM साहब के ध्यान की वजह से इतना जल्दी काम हो रहा है। धन्यवाद। श्री लक्ष्मण सिंह यादव, क्वेश्चन नंबर 4 जी। माननीय मंत्री जी, विवरण सदन के पटल पर मौजूद है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री जी ने हमारी जो सीनियर सेकेंडरी की बिल्डिंग थी उसको शिफ्ट ना करने का इसमें किया है, लेकिन मेरा कहने का भाव ये है कि उसमें बहुत सारे
पहले संस्थाएं चली हैं, सरकार ने चलवाई है। पहले कॉलेज चला, फिर मिलिट्री स्कूल चला, फिर सुपर 100 को दे दी, तो आज उसकी हालत जर्जर है। 5 एकड़ में ये ज़मीन है और 5 एकड़ ज़मीन में बिल्डिंग अच्छे से बनी थी, लेकिन आज जर्जर हालत है। पिछले दिनों मैंने जब अपील की थी तो 45 लाख रुपए इसकी रिपेयरिंग के लिए बोला था, लेकिन उसमें इसका जिक्र नहीं है, क्योंकि वो बिल्डिंग तो रिपेयर हो कम से कम, चाहे वो कॉलेज को दे चाहे कोई अन्य संस्थाओं को दे, लेकिन क्लियर से अगर जवाब आ जाता तो मुझे अच्छे इस बात की खुशी मिलती। दूसरा, ठीक इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में भी कहा है आदरणीय मंत्री जी ने, एक हमारा काकोड़िया का जो मॉडल संस्कृति स्कूल है उसका पैसा तो पास कर दिया है, इसके लिए तो मैं धन्यवाद करूंगा। और साथ ही इसमें ये डेट नहीं बताई गई कि ये काम कब से शुरू करेंगे बिल्डिंग का, जिसमें 1,64 रुपए सैंक्शन करे हैं। इसके लिए तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मुख्यमंत्री जी का भी। और इसका काम कब तक शुरू होगा जी, क्योंकि बाहर अभी बच्चे बैठते हैं। ठीक इसी तरह से गए भाग में भी है, इसमें ठीक है, ततारपुर इस्तेमुरार का है, तो उसमें भी मैं जिक्र करना चाहूँगा कि उसमें 40% बिल्डिंग कंप्लीट अभी हुई है। 22 में टेंडर हुआ था, लेकिन 22 से आज 25 हो गई, बल्कि 26। बीच में क्या डिस्प्यूट रहा वो आपका प्रश्न आ गया कि जिस ठेकेदार ने इसको शॉर्ट करे लक्ष्मण जी। देखो सप्लीमेंट्री 4-5 पॉइंट है, वो तो बोलना ही पड़ेगा। सटीक दो, आपने समय पूछा है कब तक होगा, और उसके अलावा कोई सप्लीमेंट्री नहीं, सप्लीमेंट्री नहीं, उसी का जो लगा है मेरा क्वेश्चन, उसी में पूछ रहा हूँ। हाँ, वही सप्लीमेंट्री होता है वो, बताइए। तो उसमें भी काम कब से शुरू होगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि 22 में टेंडर होने के बाद भी 25 में बच्चे बाहर बैठ रहे हैं, ततारपुर इस्तेमुरार में भी, काकोड़िया में भी। तो इस तरह की जो टेंडर लेने वाला ठेकेदार है उसको क्या ब्लैक लिस्ट किया है, करना चाहिए। उसमें जो अधिकारी थे, जो इतनी ढील हुई है, क्योंकि बच्चे सफरर है ना, तो उसके अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करें। जी माननीय मंत्री जी। स्पीकर सर, सम्मानित सदस्य ने जो बात कही है उस पर मैं यही कहूँगा कि जो इसका ख भाग है उसके जो पैसे हमने जारी कर दिए हैं उसका बहुत जल्द टेंडर प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो गई है, जल्दी उसकी निविदाएं लक्ष्मण जी आप बैठ जाइए, कर लेंगे। और दूसरा जो ये तारपुर और इस्तार मुरार गांव की बात कही है, इसकी भी राशि हमने आवंटित कर दी थी। 40% काम इसका हो गया था, बीच में ठेकेदार ने किन्हीं कारणों से काम रोका, तो उसके ऊपर भी हमने नए सिरे से जो उसकी निविदाएं थी वो भी आमंत्रित कर ली गई हैं। और सर, वो जो जाट और सायरवास गांव की बात इन्होंने कही है, उसमें भी 80% काम पूरा हो गया था, मगर उसमें काम रुका, और जो काम रुका है उस काम को हम जनवरी 2026 में, अभी जनवरी के फर्स्ट वीक में ही हम लोग उसकी निविदाएं वो आमंत्रित हो जाएंगी। उस पर मैंने कल पूरा संज्ञान लिया है आपके इस पे। और क्योंकि ये जो लास्ट का आपका हास्का वाला था, इसमें भी 18 महीने की समय सीमा है, और ये 31/12/2005 तक 25 तक हम लोग इस काम को शुरू कराने की पूरी संभावना हो जाएगा। और लास्ट में 31/12 की सर, इससे इसी साल में शुरू कर लेंगे, ऐसा है। और जो लास्ट में आपने कहा है कि 95% काम पूरा भी होगा, 5% है उस पर काम शुरू करवा रहे हैं, और उस ठेकेदार पे भी लगभग एक 14.5 लाख रुपए के आसपास में फाइन भी लगाया गया है। बाकी जो आपका काम उसको बहुत तेजी से हम लोग करवाएंगे। धन्यवाद मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विकास सारण। सर, माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब सभा पटल पर रख दिया गया है। स्पीकर सर, ये जो सड़क है ये स्टेट हाईवे 1 भिवानी से चंडीगढ़ बहुत पुरानी सड़क है जी ये, और 2017 में नेशनल हाईवे बनना था इस पर, उसकी DNIT भी होगी थी, फिर सरकार ने उसको वापस लिया, स्टेट हाईवे में कन्वर्ट कर दिया। और जो ये पर्टिकुलर स्ट्रेच है अपना कैथल बस स्टैंड से लेकर के तितरम मोड़ तक, सर मैं आपको आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि वहां से एक बीच में ट्रेन गुजरती है,
और पुल है उस ट्रेन पे, वो ड्रेन पे वो बहुत बीड़ा है, मानी नैरो है वो पुल। एक तो जब से वो ड्रेन बनी है उसके बाद वो पुल नहीं बना। और यहाँ पे बहुत सारे वो है गोडाउन भी हैं जी, और साथ के साथ राइस सेलर लग रहे हैं। और ये बहुत जरूरी रोड है क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। कैथल बस स्टैंड से लेकर के मेरा निवेदन है कि इसको 4 लाइन किया जाए क्योंकि एक्सीडेंट भी कई हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक जी मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि ये जो कैथल से जो तित्रम मोड़ की बात कही है, इसमें हाईवे ऑलरेडी 152 जो है पहले ही बन चुका है। और ये पहले सारा के सारा ट्रैफिक इसी रोड से आता था। अब तक अभी कोई इसमें कोई विचार नहीं है। आगे जैसे ही कोई विचार होगा इस पे सोचेंगे, जरूर करेंगे। अभी आज के दिन जो है इसमें अगर मैं कहूँ तो ये कैथल बस स्टैंड से तित्रम मोड़ तक जिसकी लंबाई 9.18 किलोमीटर है, शहर के यातायात से जाम से राहत हेतु 152 जो बाईपास पहले ही वो बन गया है। शुरुआती लंबाई जो 480 मीटर की है वो उसमें 4 लेन है, और बाकी 870 मीटर की 10 मीटर की चौड़ाई जो है ये वहाँ तक जाती है। और इसकी सुधारीकरण की जो अंतिम तिथि 2020 थी, इसमें 2 अवधि से बाहर है। इसके विभागीय स्तर पे इसको ठीक ठाक रखा जा रहा है। अब अभी तक इसका कोई आगे 4 लेन बनाने का कोई अभी विचार नहीं है। सर मेरी दरख्वास्त है क्योंकि 4 लेन बहुत जरूरी है, वहाँ पे मंडी भी बढ़ती है और जब ट्रक आते हैं। आप अलग से इसको एक बार डिस्कस कर लें मंत्री जी के साथ, फिर से करें। फिर से हाँ, अलग से डिस्कस कर लें। श्री भारत भूषण बत्रा। सर क्वेश्चन नंबर 6। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब सभा पटल पर रख दिया गया है। जी बत्रा जी। ऑनरेबल स्पीकर सर, रोहतक शहर के अंदर पानी की विकराल समस्या है। इसके बारे में मंत्री जी को भी पता है और मैं मुख्यमंत्री जी से भी 2-3 बार मिल चुका हूँ। शहर वासियों को पानी पीने का पूरा नहीं मिलता है तो गंदा पानी मिलता है। स्वच्छ पानी मिलना एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ में मानवता के हिसाब से एक अच्छी सरकार को स्वच्छ पानी पीने के लिए देना चाहिए। समस्या जो है ये है कि रिप्लाई में भी मंत्री जी ने कहा है, उन्होंने एडमिट किया है कि हमारी स्टोरेज कैपेसिटी कम है और उसकी वजह से पानी की शॉर्टेज रहती है। कुछ और रीजंस भी हैं। रोहतक शहर के अंदर 135 लीटर पर कैपिटा पर डे पानी मिलना चाहिए, जहां पर 80 लीटर पर कैपिटा पर डे पानी मिलता है। और इस बात के लिए पता नहीं रिप्लाई में क्यों नहीं लिखा इस बात के लिए कि नहर का जो पानी है, इरिगेशन मिनिस्टर ऑनरेबल बैठे होंगे यहाँ पर, कि पीने के पानी के लिए नहर का पानी जरूर उपलब्ध करवाना चाहिए। उस बात के लिए 40 दिन का सर्कल है सर। इट्स ए बिग प्रॉब्लम। सप्लीमेंट्री में साथ में बताऊंगा ना कि इतने लंबे उसका जवाब नहीं, लंबे की बात नहीं है। आपका सप्लीमेंट्री उनको समझ आना चाहिए कि उनको जवाब क्या कर रहा हूँ सप्लीमेंट्री। चलो मैं नक्शल में कि 40 दिन का नहर के सर्कल में सिर्फ 24 दिन आती है, 16 दिन शहर के अंदर पानी नहीं होता, और उसके बाद 16 दिन की राशनिंग करके वो जो स्टोरेज कैपेसिटी आखिरी है जो बचती है वो सिर्फ 8 दिन की बचती है। सिर्फ राशनिंग में जब होती है, यही प्रॉब्लम बताना चाहता हूँ सप्लीमेंट्री के। सबसे बड़ी बात यह है कि पानी जब कम होता है, मोटरें पानी खींचती है, सब कुछ खींचता है, नीचे सिल्ट का पानी आके कहीं पर लीकेज होती है, सब कुछ होती है। एक तो वो प्रॉब्लम है, इस वजह से पानी गंदा आ जाता है। दूसरा जो मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के साथ में इसमें कि इसका निदान होना चाहिए और साथ में कॉर्पोरेशन इरिगेशन डिपार्टमेंट की होनी चाहिए उसमें। और 50 साल पहले की सारी पानी पुरानी पाइपें डली हुई है, सारी जर्जर है, सब कुछ है। उसके लिए मंत्री जी बताएंगे कि पाइपें कब तक बदली जाएंगी। साथ में
मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूं कि मैं 2-3 बार गया, पैसे पूरे तो नहीं दिए पर जो दिए उसके लिए 94 करोड़ दिए, पर रोहतक सारे के लिए 424 करोड़ चाहिए थे और 94 नहीं। अब असली सवाल तो अब आ रहा है इस बात के लिए। असली सवाल तो ये है कि उस कैपेसिटी को पूरा करने के लिए मंत्री जी बैठे हैं, आदरणीय अरविंद शर्मा जी, इनका डिपार्टमेंट है, रोहतक से सांसद बत्रा जी आपने 4 मिनिस्टर्स को अभी लपेट लिया। नहीं, आप सप्लीमेंट्री देखो 4 मिनिस्टर नहीं, 14 पॉइंट आप अपना सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ मंत्री जी, आपको सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ सर, सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ। नहीं, इतने मिनिस्टर्स को कैसे पूछ सकते हो आप? मंत्री का आपने 4 लोगों को आउट कर दिया, आपने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को कर दिया, आपने इरिगेशन को कर दिया, आपने कॉर्पोरेशन को कर दिया, आपने नहीं, ये प्रश्नकाल का तरीका नहीं है। 14.40 एकड़ जमीन नहीं, सब 14.40 एकड़ जमीन जो है वो टूरिज्म क्यों नहीं दे रही इस बात के लिए? ठीक है मंत्री जी, आप अपना जवाब दीजिए। माननीय, ठीक है, कब तक होगा बताइए प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनका नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देशानुसार हमारा डिपार्टमेंट इस पे लगातार कार्य कर रहा है। और जो रोहतक की बात है, इसमें ये बात ठीक है कि जो पानी की सप्लाई और ज़्यादा चाहिए, क्योंकि 14 वाटर वर्क्स अभी रनिंग कंडीशन के अंदर है। एक वाटर वर्क्स अभी अगले महीने ही और शुरू हो जाएगा, जो औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जो इनका चला उस पर काम चल रहा है, कंप्लीशन पे है। और जो माननीय सदस्य ने तलियार की जमीन की बात कही है और की कही है, ये हमारा डिपार्टमेंट इस पानी पूरा करने के लिए 54 एकड़ जमीन की अभी तलाश कर रहा है, जिसमें जो तलियार की जो जमीन है वो भी अभी विचाराधीन है, डीसी के माध्यम से अभी गई है। और जो बोहर के अंदर 16 एकड़ जमीन है, उसको भी हमें हमारा वो अंडर कंसिडरेशन है, अभी चल रहा प्रोसेस के अंदर है, वो जमीन लेकर के भी हम कर रहे हैं। इसके अलावा भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो हमें दिशा निर्देश दिए हैं कि चाहे पड़ोस के अंदर कहीं कोई गांव की जमीन ही देख लें, ताकि जिससे हम पानी पूरा कर सके, और हम पानी पूरा करेंगे। अभी भी जो आपने ठीक कहा कि 8 दिन की राशनिंग का हमारे पास है, लेकिन जब जरूरत होती है तो हम पानी, चाहे वो थोड़ा पानी मंगा करके नीचे जो नीचे तक आता है वो पंपिंग करके हम पानी डालने का काम अभी पहुंचा रहे हैं। और जहां तक आपने बात पाइपलाइनों की कही, 16 करोड़ रुपए की अप्रूवल हो गई है पाइपलाइन बदलने के लिए, और अगले 1 साल तक ये पाइपलाइन हम बदल देंगे, जिसमें 16 करोड़ की जो अप्रूवल हुई है। और अमृत 2 के अंदर भी हमारे कार्य जो चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, 2100 करोड़ से ज्यादा के 2150 करोड़ के करीब हमें का जो अभी सैंक्शन हुआ है जो पूरे प्रदेश के अंदर, उसके अंदर अमृत 2 के अंदर भी हम पाइपलाइन बदलने का, पानी के सुधार करने का हम कार्य लगातार कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री है सर, आदरणीय मुख्यमंत्री क्या आश्वासन देंगे कि 14.40 एकड़ जो 82 एकड़ का तिलियार पे है वो जमीन पब्लिक हेल्थ को देंगे कि नहीं देंगे, और कब तक दे देंगे? बताया मैंने कि डीसी के माध्यम से प्रोसेस में है अभी एक कार्य। आप बहुत देखिए, मैं बत्रा जी, मैं अध्यक्ष महोदय बत्रा जी को बताना चाहता हूं कि एक प्रोसेस होता है, बहुत सीनियर सदस्य है, इनको पता है एक तरीका है काम करने का, उस पर हमारा डिपार्टमेंट लगा हुआ है, उसको जितना जल्दी हो सकेंगे हम उसके प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा फॉलो अप भी करते हैं। जी हुड्डा साहब। महोदय जी, ये जो हमारे सदस्य ने उठाया सवाल, ये बड़ा गंभीर मामला है, खास तौर पे उस इलाके का जिससे ये है। इंसान को 2 ही चीज चाहिए, पानी या शुद्ध हवा। वो एनसीआर की वजह से वहाँ AQI कितना रहता है रोहतक में और पूरे एनसीआर में, वो भी और पानी की भी, तो ये इसका जल्दी आप टाइम बाउंड करो इसको। ये नहीं बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, क्या एक दिन कहता हमें दे देंगे हम जमीन, माननीय दे देंगे। पानी का सवाल है, मैं बताना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, वहाँ पर नगर निगम की 14 एकड़ लैंड है, एक तो हम वो देख रहे हैं, माननीय मंत्री जी ने बताया, और एक सोनीपत रोड के ऊपर एक पंप खराब है, उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। आपको पानी की कमी नहीं आने देंगे,
रोहतक के माननीय विधायक जी, रोहतक के एक एक घर में पर्याप्त पानी पहुंचाना हमारी सरकार की जिम्मेवारी है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मैंने कहा है नहीं, ठीक है, नहीं देखिए, हम कई स्थानों से हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आप बाद में फॉलो अप कर लेना कि जो ये जिस जमीन की बात कर रहा है, आप टूरिज्म से कहे तो दे देंगे, हो जाएगा। चीफ मुख्यमंत्री कह देगा तो हो जाएगा। ठीक है बत्रा जी, आप इसको डिस्कस कर लेना बाद में, क्योंकि कई डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है। इतने डिपार्टमेंट्स आने के बाद अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी सप्लीमेंट्री पूछेंगे वो भी हैंग हो जाएगा, वो भी नहीं समझ पाएगा। जी मुख्यमंत्री जी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तिलियार लेक पर बैठ जाए जी, ये वो वहां से अगर जगह समाप्त होगी, इनके बैठने की भी जगह नहीं रहेगी। चलो सावित्री जिंदल जी, श्रीमती सावित्री जिंदल। क्वेश्चन नंबर 7 जी माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो वर्तमान में टीबी अस्पताल हिसार में चल रहा है वो पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी में चल रहा है। जो पहले टीबी अस्पताल था हिसार का, वो 2018 में कंडम घोषित हो चुका था। इस नए अस्पताल को बनाने के लिए हमारा प्रोसेस जारी है, ड्राइंग्स बनाई जा रही हैं और आशा है कि अगले 2 साल में ये कंप्लीशन तक पहुंच जाए। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को टीबी मुक्त करने की घोषणा की है और ये तभी पूरा हो सकता है जब टीबी अस्पतालों का निर्माण प्राथमिकता देकर करवाया जाएगा। थैंक यू। जी जी, श्री देवेंद्र कादिया। क्वेश्चन नंबर 8 माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब सभा पटल पर रख भी दिया गया है, जिसके बारे में मैं आपको माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि इन्होंने पूछा है कि सनेपरा, पीपली खेड़ा, रामनगर, दतौरी, ललहेरी, बद्दी तथा गन्नौर कस्बे में पेयजल समस्या का समाधान का कोई प्रस्ताव विचाराधीन की बात इन्होंने कही है कि इन गाँव के अंदर ट्यूबवेल के माध्यम से पानी दिया जा रहा है और जैसे जो जल स्तर है जो नीचे जाता जा रहा है, कई ट्यूबवेलों के अंदर जो टीडीएस बढ़ने के कारण पीने के पानी में दिक्कत आती है, तो इसमें हम सर्वे कर रहे हैं डिपार्टमेंट, जिसको हम जल्दी पूरा करने का काम करेंगे। इसमें रेन्यूअल का भी हम चेक कर रहे हैं कि रेन्यूअल से पानी दिया जा सकता है क्या, और दूसरा नहर के द्वारा भी कहाँ से सप्लाई आ सकती है, उसका भी हमारा सर्वे जो है वो जारी है। हम चाहे रेन्यूअल से या नहर से जो भी हमारा जो उसमें होगा हम उसको करने का काम करेंगे। इस पे हमारा कार्य जो चल रहा है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पिछले सेशन के दौरान हमारी ये डिमांड आई थी और ये जो गांव है इनके जो हालात हैं, गांव बड़ी, ललेड़ी, सलफेड़ा, पिपली खेड़ा, रामनगर, दतूरी और गन्नौर शहर का भी काफ़ी बड़ा हिस्सा है। यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियाँ होने के कारण जल का स्तर है वो बहुत खराब हुआ है और बहुत सारी बीमारियाँ, कैंसर जैसी बीमारी से आए दिन वहाँ मौतें हो रही हैं। और मैं इनसे चाहता हूँ आपके माध्यम से मंत्री जी से, क्योंकि पीछे हमारे सोनीपत की एसएमडीए की मीटिंग हुई थी, उसमें भी इसकी मंजूरी हुई थी, लेकिन ज़मीन पे अभी कोई काम नहीं हुआ है। 4 महीने निकल गए और मैं मंत्री जी का जवाब पढ़ रहा था, उसमें 3 साल का इन्होंने टाइमलाइन दिया है। कब शुरू होगा और उससे कितने दिन बाद ये 3 साल काउंट होंगे। और सोनीपत में बहुत सारे रिन्यूअल यमुना नदी पे बने हैं, हमने उसकी तर्ज पे ही डिमांड किया था कि यमुना नदी का हमारा पानी हमारे गांव में आए। मैं मंत्री जी से चाहता हूं इसमें समय सीमा तय की जाए। जी मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि कोई भी कार्य करने से पहले सर्वे किया जाता है और कैनाल बेस्ड सर्वे हम 3 महीने में पूरा कर लेंगे और रेन्यूअल का भी 6 महीने के अंदर सर्वे पूरा करके, और क्योंकि सर्वे पूरा करने के बाद जो है लगभग 3 साल कार्य करने में जो पूरा लग जाता है उसमें हम कर देंगे। ठीक। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और 3 महीने में ये हमारा सर्वे हो जाए ताकि काम जल्दी जाए। श्री रामकरण। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, हमारे माननीय सदस्य ने सवाल किया है कि शाहबाद विधानसभा क्षेत्र के दामली, रामनगर, गुमटी
कि कई गांवों के अंदर पिछले दिनों बाढ़ के कारण खेतों में रेत जमा हो गई है, उसको उठाने का या उसको निकालने का कोई सरकार की योजना है। जो बाढ़ में जो रेत जमा हुई है वो मारकंडा नदी के बेड में हुई है, बेड से बाहर वो नहीं हुई है, और इसलिए कुछ लोगों ने 2 गांव में आवेदन किए थे, जिसमें काकड़ा और मलिकपुर में, कि हमें रेत उठाने की इजाजत दी जाए। परंतु जो सर्वे की टीम सरकार की है उसने जब उसको स्टडी किया तो वो पैरामीटर में नहीं आ रहे थे, इसलिए उनको इस प्रकार की इजाजत हमारी सरकार ने नहीं दी। इनका सवाल ये भी है कि फसल का नुकसान और उसका मुआवजा, जो जिन गांव का माननीय विधायक जी ने जिक्र किया है, हमारे राजस्व विभाग के अनुसार जो रिपोर्ट हमें मिली है और जो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की किसान हित की जो सबसे बड़ी योजना है, उसके तहत इन सभी गांवों में 5,51,775,000 रुपए मुआवजे के रूप में किसान को हमारी सरकार ने दे दिए। इस प्रकार रेत उठाने की अभी इजाजत के लिए कोई पैरामीटर वो आदमी पूरे नहीं कर रहे जिन लोगों ने अप्लाई किया था। जी अब सदर महोदय जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, मान लो जो बंद के अंदर खेत आ, अब नए दोनों को अभी तक मौजा मिला, गुमटी, जामली, मदनपुर, मोहनपुर, गुमटी, मलकपुर, कलसाना, तुंगौर और काफी गाँव कहते हो अभी मेरे पास अभी सवेरे फोन आया था, अभी हमारे को मौजा नहीं मिला अभी तक। दूसरा नंबर, मान ले ना तो उनके पास दान होया और ना भी तक उनके फसल बोई गई, ना तो उनको एक साथ करने के लिए मदद दी जाए आए, तो वो बीच में ही है खेत। अब इतने जिम्मेदार आ, इतने गाँव आ, क्या वो भूखे रहेंगे? अब उनके पास तो दिवाली के लिए माथा टेकने के लिए दान भी नहीं होया। अभी उनके पास करा मारने के लिए भी, वो दूसरे खेत में एक साथ करने के लिए भी उनके पास पर्चे दर्ज होते हैं। क्या वो जिम्मेदार नहीं हो? कहाँ जाएंगे वो जिम्मेदार? उनकी जमीन ना हो या तो नीचे खोद दो, फिर तो मानना भी जिम्मेदार नजायज कर रहा, भी मट्टी खोद रहा, तो अपने खेत में मट्टी अपने एक सरी अपने खेत में कर सका, उसको मनी देनी चाहिए। जैसे पंजाब में जैसे पंजाब सरकार ने कभी अपने खेत में अपनी जो बाहर से रेत आया उसको अपनी रिग्गी आई, उसको अपने एक तरह का या उसको बाहर उठाया गिरो, वो तो अपने खेत में भी गिर सकता, तो जिम्मेदार क्या करेगा? अब तक कणक भी नहीं बोलेगा। मैं मौके पर जाकर देखो, मेरे साथ अफसर चलो, मैं जाता हूँ, आप जाकर देखो, अब इतने जिम्मेदार हैं, वो कहाँ जाएंगे? कहे जाएंगे? माननीय विधायक जी, आपने जिन गांव का जिक्र किया है, मैंने उन्हीं का रिकॉर्ड बताया। दामली, रामनगर, गुमटी, मलिकपुर, कलसाना, कठुआ, मुगल माजरा, मदनपुर, इन गांवों में बाढ़ आई, उसके मुआवजे की मैंने आपको जानकारी दे दी। 5,51,775,000 रुपए किसान के खाते में चले गए हैं। यदि कोई व्यक्तिगत ऐसा किसान आपके पास, जैसे आपने कहा कि सुबह टेलीफोन आया, कोई ऐसा कोई आपके पास विशेष आए, तो आप कृपया उसका फोन नंबर, नाम, उसका गांव यदि बताएंगे तो उसकी जांच कराकर उसको मुआवजा देने का 100% मुख्यमंत्री जी ने गारंटी दी। शेयर कर रहे हैं जी। स्पीकर सर, माननीय विधायक जी ने जो प्रश्न किया है कि बाढ़ के पानी की वजह से जिनके खेतों में रेत आ गया है, उनके खेतों से रेत उठाने की उनको इजाजत दी जाए, क्योंकि अगर रेत नहीं उठेगी पहले तो जीरी की जलीर गेहूं आगे बिजाई नहीं हो पाएगी। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या इस पे जनहित को देखते हुए किसानों की आप अपनी बात पे पुनर्विचार करें कि वो अपने खेत से जो रेत आया उसको उठा सके ताकि आगे बिजाई कर सकें? जी मंत्री, आपने माननीय अशोक अरोड़ा जी ने भी इसी बात को आगे दोहराया। मैं बताना चाहता हूं कि 2 लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था, खेत से गाद उठाकर उसको खाली करने के लिए, जिसमें करनैल सिंह और जो काकड़ा गांव में भूमि खसरा नंबर संख्या 80/12, 81/15/2, 80/10/2, 81/6/2, 81/6/3, इन लोगों ने गाद हटाने के लिए रिक्वेस्ट।
एक मिनट, जवाब पूरा आने दो निर्मल। अब क्वेश्चन पे क्वेश्चन ना करो ना जी। मंत्री जी आप जवाब। मैं जवाब आप ही के लिए दे रहा हूं। उन लोगों ने अप्लाई किया था, उसके जो पैरामीटर है, उस पैरामीटर में कोई 1 इंच तक की बात है, किसी ने 1 से 3 इंच तक की बात की थी, किसी ने 3 इंच से 2 फुट तक की बात की थी। उसमें जो सरकार के पैरामीटर है उसके अनुसार वो डिजर्व उसमें पैरामीटर में नहीं आ रहे थे। 2 लोगों ने अप्लाई किया था, इसलिए उनको इजाजत नहीं दी गई। जिन सरकार के गाइडलाइन और पैरामीटर में यदि कोई अप्लाई करेगा तो सरकार को कोई दिक्कत भी नहीं है इजाजत देने की और परमिशन देने की। एक सप्लीमेंट केवल सर, आप मैं मंत्री जी से कहा, ठीक इन्होंने कहा कि 2 किसानों ने किया। बहुत किसान ऐसे हैं जो वहां पे जाते हैं, उनको उठाने नहीं देते। मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर किसान उस पे अप्लाई करेंगे कि हमें उठाने की इजाजत दी जाए, तो क्या इस पे विचार करेंगे? मैंने बोल दिया पैरामीटर के अनुसार, यदि कोई डिप्टी कमिश्नर नहीं ठीक पैरामीटर मैं बता तो रहा हूं ये आपको, जिसके खेत में यदि 1 इंच तक 1 से 3 इंच तक गाद आ गई है, उसको 7 दिन अप्लाई करने के अंदर 7 दिन के अंदर उसको अपना खेत खाली करना होगा। और उसको हमारी सरकार कोई मुआवजा नहीं देगी। वो मिट्टी को जो मर्जी बेचे, इकट्ठी करे, जो करे करे। जिसमें 3 इंच से लेकर, सुनिए बात सुनिए ना भाई कुलदीप जी, रनिंग कमेंट्री करने का तो फायदा नहीं। बात मंत्री जी ठीक है, आप बता रहे हैं ठीक है। 3 इंच से 2 फुट तक की यदि बात है, यदि किसान के खेत में गाद जमा है, हमारा डिपार्टमेंट उसको मुआवजा नहीं देगा किसान को। 15 दिन के अंदर उसको खेत खाली करना पड़ेगा। परंतु भूस्वामी को उस रेत का 20% वो अपने पास रख सकता है और 40% हिस्सा खनन विभाग और ग्राम पंचायत को उसको जमा कराना पड़ेगा। ये पैरामीटर बता रहा हूं मैं। ठीक है रामकरण जी, देखो क्लियर है बिल्कुल। मैं कह रहा जो पैरामीटर उसको आ ही नहीं सकता, उसमें जो जिम्मेदार जो पैरामीटर में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो जिम्मेदार के खेत में मट्टी आई गया, मैं वो खोदना नहीं कर रहा। जो मट्टी उसके जितनी आई है उसको उठा कर या उसको जो सरकार ने जो मंत्री जी ने बताया है उससे अलग अगर आपका कोई सुझाव हो आप लिखित में दो, ताकि सरकार उसको कंसीडर कर लेगी। जी उड़ा इसको जिम्मेदार को ठीक। जैसे हमारे साथी ने कहा कि पंजाब में वो है, तो मेरा आपके माध्यम से एक ही सवाल है मंत्री जी से, क्या आप पंजाब की पॉलिसी बना के देखेंगे, उसको लागू कर सकते हैं आप? क्यों हमारी प्लॉट वाले कर रहे हैं उसको लागू, तो आपको क्या मंत्री जी मुख्यमंत्री जी एक मिनट। माननीय विपक्ष के नेता ने कहा, और लगातार क्योंकि मेरा भी क्षेत्र रहा है माननीय अध्यक्ष जी, वो मैं खुद उस क्षेत्र के अंदर गया हूँ, बाढ़ के समय के अंदर गया हूँ, एक गांव में गया हूँ। शायद काला जी ना पहुंच पाए हों, परंतु मैं गया हूँ माननीय अध्यक्ष जी, उनके अंदर किसानों से बात किया है। जो ये एरिया की बात अभी कर रहे हैं रेत उठान की, वहां हमने अपनी टीम भेजी भी, अगर किसी किसान के खेत में ज्यादा रेत आ गया उसको उठाने की हम परमिशन देंगे, परंतु रेत ज्यादा नहीं है, वो भी रिवर बेड में है, जो उसकी बाउंड्री होती है माननीय अध्यक्ष जी, उस बाउंड्री के अंदर वो खेत है जिसके अंदर वो आया, उसका भी हमने मुआवजा दिया है। अगर किसी का कोई ज्यादा है तो हमने चेक करवाया, वो हमें नहीं मिला, हमारे अधिकारी गए नीचे चेक करने के लिए, और उसमें ये कहने का कोई आवश्यकता नहीं है अगर अलग कि वहां रेत आ गया वहां आ गया, ऐसा नहीं है रामकरण जी, हम बिल्कुल देख रहे हैं उसको। अगर किसी किसान का एक छोटा सा भी नुकसान है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसकी भरपाई कर रही है, आप इस बात का ध्यान करिए। श्रीमती पूजा जी, पूजा जी, क्वेश्चन नंबर 10 जी माननीय मंत्री जी। रामकरण जी हो गया बैठिए। श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर मौजूद है, मगर मैं साथ में एक निवेदन करना चाहता हूं सम्मानित सदस्य से कि उन्होंने पूरे जिले का विवरण मांगा था, जिसमें बहुत लंबा चौड़ा वो बढ़ता है। मैं अपनी तरफ से सम्मानित सदस्य से कहूंगा कि कल वो सुबह 9 बजे आ जाएं, मैं अधिकारियों को भी बुला लूंगा, और अगर उसमें कोई बात उनको लगती है कि ये दुरुस्त करने की है, इस चीज में यहाँ पे कमी है, विवरण हमने पूरा दिया है, उसका मैं अगर जवाब दूंगा तो सबका समय उसी में लग जाएगा। तो ये व्यक्तिगत आ जाए, बैठ जाए, जो भी कोई बात होगी उसको मैं आपकी बात को जी पूजा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर समय है ही इसी काम के लिए।
और सर मैं ये कहना चाहती हूँ, जो आपने जवाब दिया है बहुत विस्तार आप कह रहे हैं कि होता है इसका, फिर भी मैं इसको शॉर्ट में लूँगी सर, लेकिन मैं अपनी बात पूरी रखना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। सर जवाब आया कि अम्बाला जिले में 762 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और उसमें से 257 गवर्नमेंट स्कूल्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मैंने क्वेश्चन लगाया सर, उसमें कमियां पाई गई हैं और लिखा गया माइनर शॉर्टेजेस एंड गैप्स देखे गए हैं। सर मैं थोड़ा सा इस पे बोलना चाहूँगी कि जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं सर, वो हैं अम्बाला जिले में 52, उसमें से सर 105 रूम्स की रिक्वायरमेंट देखी गई है। और सर जो लाइब्रेरी है 11 स्कूल्स में लाइब्रेरी नहीं है। और इसी तरह सर जो कंप्यूटर रूम है उसकी कमी, लैब्स की कमी सर सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में 21, 10 ये लैब्स की कमियां देखी गई हैं। और सर सरकार जो है वो ये कह रही है कि जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है उसकी कहीं कोई कमी नहीं है। दूसरा जो शौचालय की देखी जाती है सर बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट चालू, उसकी कोई कमी नहीं है। और सर जो प्ले ग्राउंड्स हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल का ही सर मैं बता रही हूँ, 22 स्कूल्स में ग्राउंड नहीं है। और सर हायर स्कूल का भी मैं विवरण थोड़ा शॉर्ट में ही कर रही हूँ सर, आपने जो विस्तार किया है। पूजा जी मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने कहा है नहीं कि सर, उसमें जो भी कमियां उनके जवाब में ऐसा लगता है कि क्योंकि डिपार्टमेंट से जवाब आया सर मेरी बात तो आप उनसे बैठ के डिटेल में चर्चा कर सकते हैं क्योंकि बड़ा विषय है सर, उसको व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। अच्छा आप शॉर्ट में अपनी बात करिए, बाकी तो आपको बैठ के आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। अखबार में आई जी कि माननीय राज्यपाल महोदय दौरे पर गए, निरीक्षण करने गए, वहां पर सर क्या देखा गया कि जो बताया गया कि शौचालय की कोई कमी नहीं दिखाई दी। उन्होंने क्या कहा, स्कूल में शौचालयों की सफाई सहित सभी जगह व्यवस्थाएं दुरुस्त कराई जाएं। उन्होंने खुद सर अनुदान राशि दी। अगर पानी पीने लायक होता तो वो क्यों देते, अगर शौचालय यूज करने लायक होता तो क्यों देकर जाते। सर उन्होंने न केवल विभाग से विवरण लिया सर, उन्होंने बच्चों से पूछा। क्या पूछा कि बच्चों ने बताया सर कि हमारे क्लासरूम की ना छतें टपकती हैं। इन्होंने तो बता दिया सब जगह क्लासरूम पूरे हैं, कहीं कहीं कोई नहीं है, छतों का तो कोई जिक्र नहीं हुआ। आपका कहना है कि जो जवाब आया है और जो एक्चुअल स्थिति है उसमें अंतर है, तो मंत्री जी ने कहा है नहीं पूजा 1 मिनट सर, बहुत लंबा हो जाएगा सर, बहुत अगर हमें समस्या का हल करना है वो तो बैठ के करना पड़ेगा। और मंत्री जी ने सुबह 9 बजे बोला है, वो तो नाश्ते पे बुला रहे हैं आपको, अधिकारीगण भी होंगे, आप लोग बैठ के चर्चा करें। अम्बाला का मैंने प्रश्न रखा, लेकिन यही स्थिति हर प्रदेश के सभी जिले के अधिकतर सरकारी स्कूलों की है। सर मैं ये कहना चाहती हूँ सर, एक ऑडिट होना चाहिए सरकार सभी सरकारी स्कूलों का इन इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज को लेकर। अगर बच्चे कह रहे हैं सर छतें टपक रही है, विभाग कह रहा है कोई कमी नहीं है, सर ऑडिट हो और उसकी रिपोर्ट आए, और उसकी रिपोर्ट सर बजट सेशन से पहले आए, क्योंकि अधिकारियों ने क्या कहा सर बजट कम था इसीलिए हम सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। तो बजट सेशन से पहले इस रिपोर्ट को सदन में पेश किया जाए। माननीय मंत्री जी। और स्पीकर सर, जैसा सम्मानित सदस्य ने कहा है कि इतनी चीजों की कमी है, इतनी चीजों की है, ऐसा नहीं है। जो कमियां हैं उसका बिल्कुल विवरण हमने स्पष्टीकरण पूरा का पूरा दिया हुआ, और उसमें भी जो कमियां हैं उन कमियों को लेकर देखिए किन्हीं स्कूलों में स्कूल्स के अंदर हो सकता है साइंस साइड ना हो और वहाँ पे हम लोग साइंस लैब लगाएं, वो संभव नहीं होता सर। कुछ चीजें देख के ही लगाई जाएंगी, बनाई जाएंगी। मैंने इसीलिए कहा है कि जहां जहां आपको खामियां लगी, जहां जहां आपको लगता है कि देखिए यहाँ पे ये चीजों की कमी है, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आइए, मैं उसको दुरुस्त करके दूंगा। बात अभी थोड़ी सी रह गई सर, मैंने पिछले सत्र में भी सवाल लगाया था 4 दीवारी को लेकर सर। उसके जवाब में पहला जो जवाब की लाइन थी सर वो ये था कि स्कूल में इतने ही बच्चे हैं, 17 हैं। तो 4 दीवारी कहने का भाव सर, एक स्कूल जिसकी 4 दीवारी नहीं है वहां बच्चे क्यों जाएंगे? जो अभिभावक है सर, जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, वो अपने बच्चे को स्कूल में क्यों भेजेंगे? और यही सबसे बड़ा कारण बना जब पिछले साल जो बात उठी कि हजारों स्कूल बंद हुए
क्योंकि बच्चे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। ठीक है पूजा जी, तो आ गया सर, विषय सारा आ गया। अब मेरा सवाल सर आप ये इसको है, नहीं अभी हो गया सर मेरा बहुत सवाल लंबा ये हो है गया कि अभी। समय सीमा स्पेसिफिक अगर है तो एक शॉर्ट में करिए, नहीं तो हो समय गया। सीमा बहुत चर्चा होगी तय इस पे। की जाए कि कितने समय में ये सुविधाएं पूरी करवा दी जाएंगी पूरे प्रदेश के सभी सरकारी। ये जो आप कह रही हैं, आप एक पॉलिटिकल रटा सवाल जवाब मत करिएगा। मैंने सही कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ठीक है, स्पीकर मंत्री सर जी को मेरी बोलने बात दीजिए। सुनिए। बीच में एक बोलने बोलने के लिए के लिए बोल बोलना होता है, वो जी, बोलने मंत्री के जी, लिए जी, बोलना जी, नहीं। सर मैंने आमंत्रित किया है कि जो प्रैक्टिकली आपको लगता है वो आप बताइए, आइए मैं उसमें नहीं ठीक है, काम तो ऐसे ही होता बात है। करके उसमें ठीक बता के है, देंगे। सरदार मनदीप चट्ठा। क्वेश्चन नंबर 11। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब सभा पटल पर रख दिया गया है। जी माननीय। ऑनरेबल स्पीकर सर, NH 65 अगर पेवा से लेकर अंबाले तक जाएं, हर गांव पे ओवरब्रिज या अंडरपास बना हुआ है। मैंने स्पेसिफिकली ये 2 पॉइंट्स हैं, वन फ्रॉम अपना अरनाया टू धनीपुरा एंड द अदर फ्रॉम मलिकपुर टू हरिगढ़ भौरक। 10-12 डेथ यहां पर हो चुकी हैं अरनाई वाले चौराहे पे, और अभी पीछे हस्बैंड और वाइफ जिनकी एज 30-30 और 25-25 साल की थी, उन दोनों को ऑन द स्पॉट गाड़ी ड्रैग करके ले गई और उनकी भी डेथ हो गई। देखिए सर, ये बहुत एक इलाके की मांग है। हम लोग तो नेता चले जाते हैं, 10 मिनट अफसोस कराते हैं, लेकिन जिन लोगों के घर उजड़ते हैं उन लोगों को पता चलता है कि उन्होंने क्या खोया है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा, मैंने ये प्रश्न पहले भी किया था, अधिकारी अगले दिन आ भी गए थे, लेकिन उसके बाद वहीं का वहीं पिछले 5-6 महीने से ना कोई आया, ना कुछ पता चला। केवल आपसे मेरी सरकार है आपकी, आप ये मलिकपुर पॉइंट और ये अरनाए पॉइंट पे जरूर कोई अंडरपास या ओवरब्रिज बनाने का प्रयास करें। जी मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि ये NH 65 पहले था, अब 152 कर दिया गया है, और इसके ऊपर हमने जो NHI से संपर्क किया और उन्होंने जो हमें बताया है कि अरनाई को जो सड़क जो जोड़ने वाले जंक्शन पर एक व्हीकुलर अंडरपास विचाराधीन है। अब वो पास होएगा, उसके बाद ही उसकी समय सीमा तय बताई जा सकती है, पहले कोई नहीं बताई जा सकती। और इसके लिए क्योंकि अभी उन्होंने विचाराधीन है, जल्दी मैं समझता हूँ कि वो पास कर देंगे, जैसे उनसे हमारी बातचीत हुई है और उनसे जो जवाब मांगा है। और इसमें क्योंकि जो गांव मलिकपुर है, उसके पास कोई भी विचाराधीन अभी जो उनके पास नहीं है। इस पे हमने अधिकारियों को कहा है कि वहाँ कोई ब्रेकर वगैरह लगा करके, ताकि कोई वहाँ स्पीड जो है कम हो, ये जरूर उनको कहा है कि उनको कहें, क्योंकि NHI है, उसके ऊपर NHI के अधिकारी ही NHI ही कार्य कर सकती है, उसके ऊपर हम कोई कार्य नहीं कर सकते। मंत्री जी, ऐसे है कि सेम ही स्पॉट अगले गांव में जलबेड़ा और लोटनी वगैरह में भी बने हुए। मंत्री जी वो सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं, 1 मिनट। आगे जलबेड़ा और लोटनी में भी ओवरब्रिज बने हुए हैं। मलिकपुर एक बहुत सेंसिटिव एरिया है जहां पर चारों पासे दुकानें हैं और एकदम सीधा सड़क जाती है जी। अरोड़ा साहब का तो सारा देखा हुआ है, इन्होंने इलाका देखा हुआ। ठीक है, ठीक जी। जलबेड़ा के अंदर तो बना भी दिया गया है। हाँ जी, वो बन गया जी, जब है वो बन गया, जलबेड़ा भी बन गया, बना दिया गया। और ये भी जब माननीय CM साहब लोकसभा के अंदर थे, माननीय सदस्य थे, तब इन्होंने वहां क्वेश्चन रेज किया था और उसके ऊपर ये अभी काम उस पर चल रहा है ना, चाहिए हो जाएगा। श्रीमती गीता बुक्कल, श्रीमती गीता बुक्कल। क्वेश्चन नंबर 12 सर। माननीय मंत्री। स्पीकर सर, जो छात्रावास की बात कही गई है, उसमें जो महाविद्यालय का छात्रावास है, उसकी जो स्थिति है, उसके बिल्कुल जर्जर होने की सूचना वो प्राप्त हुई है। और लोक निर्माण विभाग हरियाणा से हमने अनुरोध किया है कि भाई इसकी जो तकनीकी निरीक्षण है, एक बार पता लगाए कि छात्रावास
आवासीय उपयोग के लिए दुरुस्त भी है कि नहीं। और इसके अलावा एक बात और मैं कहूँगा, और रिपोर्ट हमने मांगी है, वो अभी प्रतिष्ठित है, अभी आने वाली है, आ जाएगी। आते ही मैं आपसे संपर्क भी करूँगा। और वर्तमान में कोई छात्र इस छात्रावास में रह भी नहीं रहा सर। और इसके अलावा जो महाविद्यालय के विभिन्न जो ब्लॉक की बात है, उसके जर्जर और असुरक्षित स्थिति के संबंध में कोई विशेष रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। मैंने जैसे का रिपोर्ट मिलेगी मैं उसके ऊपर बात करूंगा। मैं एक और निवेदन करूंगा सर, देखिए सम्मानित सदस्य का मैं दिल से इसलिए आदर करता हूं कि इन्होंने अपनी विधानसभा के हर स्कूल हर चीज का पता, मैं उसी निवेदन करते हुए सभी सदस्यगणों से भी कहूंगा कि वो जरूर एक बार अपने स्कूलों का निरीक्षण करें और जो जो कमियां जो जो खामियां हैं उसके बारे में बताएं। एक बहुत बड़ी घटना राजस्थान के अंदर घटी तो सम्मानित सदस्य ने मुझे अवगत कराया और मैंने कहा कि इसमें आप ही हम लोगों को कोई सुझाव दो। और इतना बेस्ट सुझाव सम्मानित सदस्य ने दिया कि हम लोग भी किसी न किसी एक ऐसी घटना से बच गए कि जिसका हम सब हरियाणा के लोगों को वास्तव में बहुत लाभ मिल रहा है, बहुत अच्छा लगा है। मैं सम्मानित सदस्य का इसके लिए धन्यवाद भी करूंगा और ये भी निवेदन करूंगा कि आपने हमें समय समय पे फोन के जरिए भी आपने हमें आगाह किया है और उसको हमने दुरुस्त भी कराने का काम जारी किया है। क्योंकि मैं इसके लिए विशेष इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि आपने किया और हमने उस पर तुरंत एक्शन भी लिया है। अब उसमें एक्शन की बात ये नहीं कि भाई हाँ आज में कल होगा, नहीं, वो जो एक प्रोसेस है उससे आप भी नहीं भाग सकते, उस पर मैंने विशेष तौर पे काम शुरू किया। दूसरा मैं निवेदन करूंगा कि धन्यवाद माननीय मंत्री जी ने इस बात का संज्ञान लिया है। सर, हमारे पोस्ट ग्रेजुएट नेहरू कॉलेज है झज्जर में, बहुत ही ऐतिहासिक कॉलेज है सर, जो कि हमारे बहुत सारी सामाजिक संस्थानों ने, किसानों ने, सैनिकों ने अपना तन मन धन देकर बनाया। डॉक्टर कादियान साहब के फादर साहब ने भी उसमें ज़मीन और उसमें मदद करने का 10 एकड़ सर ज़मीन देने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न इसलिए लगा है कि एक ऐसा कॉलेज जिसका फाउंडेशन जो है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 7 दिसंबर 1958 में उसका फाउंडेशन सर रखा था। और सर हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि 2 जुलाई 1959 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आकर उसमें जो है फर्स्ट गर्ल्स का एडमिशन करवाने का काम किया। सर आज ये शिक्षा का मंदिर पूरी तरह से अनसेफ हो चुका है, इसलिए हमने लगाया। आपने मंत्री जी ये कहा है कि सूचना प्राप्त हुई है कि हॉस्टल की कंडीशन खराब है, हॉस्टल की कंडीशन खराब है और उसमें बच्चे कोई नहीं रह रहे हैं। हॉस्टल की कंडीशन की तो इतनी बदतर हालत है, उसमें बच्चे भी रह रहे हैं। ये अभी का सुबह का ही फोटोग्राफ है। अनसेफ बिल्डिंग नेहरू कॉलेज झज्जर, गाड़ी खड़ी है, बंदे खड़े हैं, सब सुबह का फोटोग्राफ है। और ये डिफेंस स्टडीज लैब और जिसकी जर्जर हुई हालत उसकी फोटोग्राफ है। ये जो है कॉलेज की फोटोग्राफ है सर। एक सर आपने ये कहा है सर इसमें जो टीचिंग ब्लॉक है, नॉन टीचिंग ब्लॉक है, बद से बदतर हालात हैं उसके। रेजिडेंशियल जो अकोमोडेशन है सर प्रोफेसर्स के लिए और नॉन टीचिंग के लिए, वो अनसेफ डिक्लेयर हो चुकी है, लेकिन सरकार ने आज तक उसका संज्ञान नहीं लिया। हमने बहुत बार प्रयास करने के बाद सर कोशिश की। सर 2013 में हमारा प्रारंभ इंस्टीट्यूट बना, उसके बच्चे वहां पर रह रहे हैं और सर उन्होंने सड़क पर निकलकर प्रदर्शन भी किया। नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट सर, उसके बच्चे वहां पर रह रहे हैं। डीसी महोदय को ज्ञापन दिया, आपके पास वो ज्ञापन पहुंचना चाहिए था और ये प्रश्न मैंने कई बार लगाया भी है। अच्छी बात है माननीय मंत्री जी, आपने इस बात का संज्ञान लिया है। और अध्यक्ष महोदय, हमने जिस समय हमारी सरकार थी, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी जी वहां पर स्वयं आई थी, उसकी मूर्ति हमने बनवा ली थी। 35 लाख सैंक्शन हो गया था। जब सरकार चेंज हुई तो उसका पैसा जो है वापस कर दिया। मेरा एक तो अनुरोध ये है कि माननीय मंत्री जी, ये फोटोग्राफ्स मैं आपको दूंगी,
ये हमारा जो है इसमें कृपया करके, क्योंकि बच्चों की संख्या लगातार घटती जा रही है, इसमें आप ध्यान दें। जैसे ही प्रश्न लगा थोड़ा सा उसका सैंक्शन हुआ है। दूसरा मेरा बी पार्ट है मातनहेल के कॉलेज का। सर मातनहेल का कॉलेज जो है हमारा 2014 में सर वो बना, स्कूल की बिल्डिंग में वो चला। सर 2017 में उसकी बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। इस समय सर 30 एकड़ की जमीन, मातनहेल मेरा स्वयं का गांव भी है, 30 एकड़ सर हमने उसमें जमीन दी, 450 बच्चे हैं इस समय। और सर सबसे पहली मांग मैं मातनहेल के कॉलेज की विजिलेंस की जांच की मांग करती हूं, क्योंकि बार बार आपने मंत्री जी जवाब में दिया कि विभाग ने यह बताया कि ये सेफ बिल्डिंग है। अध्यक्ष महोदय बड़ा दुख हुआ, मैं स्वयं विजिट किया और आज लेटेस्ट इस पे टाइम और डेट के साथ ये फोटोग्राफ्स में लेकर आई हूं। ठीक है, ये आप भिजवा दीजिए जी। मंत्री एक सेकंड अध्यक्ष महोदय, एक गलत स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हैज बीन गिवन और मंत्री जी ये अनसेफ बिल्डिंग, जब एक बिल्डिंग की 50 साल की लाइफ होनी चाहिए, 2 बार भूकंप आया है जिसमें झज्जर उसका केंद्र रहा है। सर ये अभी की फोटोज हैं, आपने ये कहा कि बिल्डिंग पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने सेफ डिक्लेयर की है। सर प्रिंसिपल का लेटर मैं दिखाना नहीं चाहती, प्रिंसिपल ने ये लिख दिया कि अगर कोई भी हादसा होगा तो हम लोग उसके जिम्मेवार नहीं हैं। सर 20 गांव से ज्यादा के बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए आते हैं। मंत्री जी और अध्यक्ष महोदय तो आप इसमें मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, ये लेटेस्ट अभी मतलब अभी आने से पहले का हो रही है। मंत्री जी आप इसका जवाब अध्यक्ष महोदय ये आगे आपकी बात आ गई, सम्मानित सदस्य विषय इंपॉर्टेंट है, गंभीर है, पर बात आ गई है जी। मंत्री जी आप जवाब लीजिए ना गीता जी, रिपीटिशन क्यों कर रहे हैं? माननीय सदस्य का मैं आदर करता हूं और इनको निवेदन करके बताना भी चाहता हूं कि 151 लाख रुपए मातनहेल स्कूल के सॉरी उसके झज्जर के लिए वो प्रशासनिक स्वीकृति जारी है। आपने जो सेकंड मातनहेल की बात की है, मातनहेल पे भी और मैं झज्जर के इस कॉलेज पे भी मैं सम्मानित सदस्यों को कहता हूं कि सेशन के बाद मैं खुद आपके साथ इस पे निरीक्षण करने के लिए चलूंगा। जो कमियां होंगी मेरे पहले सुनता लीजिए, पहले एक बार सुनता लीजिए ना बात तो नहीं, एक सेकंड सुनिए पहले बात तो सुनिएगा भाई, ऐसे थोड़ी नहीं बात है। मैं वही कह रहा हूँ उनकी बात तो पूरी होने दो ना गीता जी, वो आपके साथ जाने के लिए कह रहे थे, इसका मतलब वो गंभीरता से ले। मैं ये जवाब तो लीजिए ना, जवाब दिए बिना आप अपनी बात कैसे कह रहे हैं? मैं जी अब इससे आगे और क्या वो कहूंगा भाई, मैं ये निवेदन कर रहा हूं, मैं स्वयं जाऊंगा, उसका निरीक्षण भी करूंगा और जो बात सम्मानित सदस्य ने कही है कि हमें जो गलत जवाब दिया गया है उसकी भी रिपोर्ट वहीं पे हम लेंगे, जो गलत होगा उस अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। ठीक है जी, एक मिनट जी, मंत्री जी कुछ कह रहे हैं। मैं हाँ इसीलिए कुछ बात कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं। ये अध्यक्ष जी 2000 से सन 2000 से उस कॉलेज की हालत ऐसी है। गीता बुक्कल मैं कह रहा हूं उसकी जरूरत है, एक मिनट, वो बड़ा प्रेस्टिजियस बड़ा ऐतिहासिक कॉलेज है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सन 2000 से उसकी हालत ऐसी है। आज गीता बुक्कल जी को ध्यान में आया, कितनी बार से एमएलए मैं कहना चाहता, जरूरत है उसकी जरूरत है, लेकिन ये फोटो जो है 2000 में भी ऐसा ही था, मैं वहां का स्टूडेंट रहा हूं, ये 2000 में भी ऐसी हालत थी उसकी, बेकार की बातें है। नहीं मैं ये कह रहा हूं जरूरत है, लेकिन आज ये इतना तीखा, चलिए आप अपनी बात खत्म करें, इतना तीखा समय पूरा हो गया पहले से। ठीक है मंत्री, रॉन्ग स्टेटमेंट हैज बीन गिवन बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर। 2000 में नहीं सर, हमने जब हमारी सरकार बनी हमने वहां पर साइंस ब्लॉक बनवाया, कॉमर्स ब्लॉक बनवाया, 1000 की कैपेसिटी का सर हमने वहां पर एसी ऑडिटोरियम बनवाया जिसमें बीजेपी के लोग जाकर झंडे लगाकर प्रोग्राम कर रहे हैं। 50 लाख रुपया बिजली का बिल पेंडिंग पड़ा है सर, सारी कॉरेस्पॉन्डेंस और कागज ऐसे है। क्या शेम कर रहे हैं? आई एम विजिलेंट एमएलए, मैंने अपना अच्छे लिखा है, क्या आप लोगों ने शेम कहा है और किस बात के लिए शेम कहा है? चलिए रिस्पॉन्सिबल एमएलए हूँ। ठीक है, आपका विषय आ गया, मांगे मंत्री जी ने आपको आज भी अध्यक्ष महोदय
आज भी इलेक्शन कमीशन ने डॉक्टर साहब आप अध्यक्ष डॉक्टर महोदय, साहब उनका विषय अध्यक्ष महोदय, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आज भी हमारी इलेक्शन कमीशन ने एक ब्लॉक जिसमें बहादुरगढ़ की मशीनें मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन आपने मंत्री जी को गलत ठीक है हो गया। ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ने आपको अश्योर कर दिया है, अब उससे आगे आप चलेंगे। मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं। जी मुख्यमंत्री जी, हम लगातार मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं। गीता जी आप तो बहुत सीनियर हो। एक मिनट, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है जी कि अगर किसी ने कोई कोताही बरती है उसके खिलाफ, वहीं मंत्री जी ने तो इतना बड़ा दिल दिखाया कि गीता बुक्कुल को कहा कि आपको साथ लेके जाऊंगा, साथ लेके चलिए, ये बात कही है, इतना बड़ा दिल मंत्री जी ने दिखाया। परंतु मैं एक बात कहता हूं, ये बिल्डिंग कब बनी है इसकी सारी जांच कराएंगे, पूरी जांच होगी, जांच के बाद जो भी दोषी होगा, क्योंकि बिल्डिंग की एक लाइफ होती है माननीय अध्यक्ष जी, 30 साल 35 साल शायद विभाग के द्वारा इतनी उसकी लाइफ रखी हुई है। और अगर कितने समय उसको बने होंगे और जब वो बनी है उसके समय उसके पैरामीटर्स क्या थे, क्या उसके ऊपर मटेरियल लगा है, वो सारी जांच होगी और जो दोषी होगा माननीय अध्यक्ष जी उसके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। हम इसके अंदर बिल्कुल कोई ठीक है, कोताही नहीं करते, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है। ये माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। इसका मेरा अधिकार है। मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से एक ही सवाल है कि भाई जितने स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनको ऑडिट क्यों नहीं कराते और सेशन से पहले ऑडिट रिपोर्ट आ जाए, पता लग जाएगा, रोज रोज करते। इसका मुख्यमंत्री जी ऑडिट करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? नहीं ऐसे नहीं हुआ करता। ऐसा तो इसीलिए शॉर्ट में बोलने के लिए बोला जाता है कि सारे प्रश्न आ जाए, इसीलिए बोला जाता है, प्रश्न काल एक्सटेंड नहीं होता। ना तो कहते हमारा हाँ या ना, ठीक है, हो गया बात आगे। एजुकेशन मिनिस्टर ने इकट्ठे करे, सुन नहीं रहे। माननीय सदस्यगण, मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं कि माननीय सदस्य श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में नियमों के अंतर्गत मान्यता दे दी गई है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राजनीति व संसदीय प्रणाली में एक बहुत लंबा अनुभव है। उन द्वारा इस पद की जिम्मेवारी संभालने से सदन व संसदीय प्रणाली और प्रभावशाली ढंग से कार्य करती रहेगी, ऐसी उम्मीद है। मैं उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्पीकर साहब की नजर इनायत रहनी चाहिए, बाकी धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं? जी एक बार पहले मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, बैठिए। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। इस गर्मामय सदन में सभी सदस्यों के लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि 15वीं विधानसभा के हमारे विपक्ष के नेता के रूप में चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, वो हमारे इस महान सदन को मिले हैं। मैं इस अवसर पर सदन के नेता और होने के नाते माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथ ही माननीय अध्यक्ष जी, माननीय हुड्डा जी को जो ये नई जिम्मेवारी मिली है, मैं इसकी भी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय हुड्डा साहब हरियाणा की राजनीति के ऐसे नाम हैं जो राजनीतिक अनुभव और विधायी कार्यों की गंभीरता, गहन प्रशासनिक समझ के प्रतीक भी हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, केवल एक दल के नेता नहीं बल्कि लंबे समय से हरियाणा की लोकतांत्रिक यात्रा के साक्षी और सहभागी हुड्डा साहब रहे हैं।
माननीय अध्यक्ष जी, हुड्डा साहब का राजनीतिक जीवन लंबा और उत्तरदायित्वपूर्ण रहा है। आपने छात्र जीवन से, राजनीति से लेकर के विधानसभा, लोकसभा, हर मंच पर आपने सक्रिय भूमिका निभाई है। यह आपकी संगठनात्मक क्षमता और राजनीतिक प्रतिबद्धता ही है कि जिसने आपको बार बार जनता के विश्वास